नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है, इतने विस्तार से कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। और हां, न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ में आए। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बताऊं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जब आज टीम गई तो उन्हें क्या क्या मिला, सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि देश जानना चाहता है कि उस वीडियोग्राफी में क्या हुआ। मस्जिद के अंदर जब टीम जाने लगी तो क्या हुआ, यह भी आपको आज बताऊंगा। मस्जिद के अंदर गए वकील ने आंखों से क्या देखा, अंदर क्या था, यह अंदर गए वकील से आपको सुनवाऊंगा लाइव, बस अब से थोड़ी देर में। इसके अलावा तेजिंदर बग्गा का चैप्टर खोलूंगा। बग्गा को अरेस्ट करने वाला सियासी प्लान क्या है, पंजाब पुलिस ने बग्गा को उठाकर क्या गलती की, यह भी आपको बताऊंगा। और आखिर में जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने बड़ा खेल कर दिया है, उसके बारे में बात। और 17 करोड़ के नोटों की गर्मी जो मशीन नहीं झेल पाई, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे का चैप्टर। आज ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी का दिन था। अदालत के आदेश पर यह वीडियोग्राफी हो रही है। आज आपको इस सर्वे का आंखों देखा हाल सुनवाएंगे कि अंदर क्या हुआ, उस व्यक्ति से सुनवाएंगे जो मस्जिद परिसर में गया था, उस टीम के साथ था। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि बाहर क्या क्या हुआ। मुस्लिम पक्ष ने टीम को मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया। मतलब जो मस्जिद के अंदर का एरिया था, जो उन्होंने कहा था कि भाई गौरी श्रृंगार तक आओ, श्रृंगार गौरी तक आओ, और दूसरे बैरिकेडिंग वाले हिस्से में भी देख सकते हो, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं जाने देंगे। कहा यह जा रहा है कि वहां नहीं जाने दिया। मस्जिद परिसर में भी सिर्फ बाहर की तरफ वीडियोग्राफी हो सकी है, यह बताया जा रहा है। और मस्जिद परिसर के अंदर वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। आज सिर्फ श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी हो पाई, जो गेट नंबर 4 के सामने है। मस्जिद के अंदर सर्वे को लेकर टीम और मस्जिद इंतजामिया में बहस भी हुई। इसके बाद मस्जिद के अंदर टीम नहीं जा सकी। तो आज सिर्फ श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी हुई, यह जानकारी मिल रही है। लेकिन अंदर क्या क्या हुआ, यह भी आपको चश्मदीद से सुनवाएंगे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि टीम मस्जिद परिसर में एंट्री ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोपहर में स्थिति बिगड़ती दिख रही थी। सर्वे टीम का विरोध होने लगा था। टीम को मस्जिद परिसर में जाकर सर्वे और वीडियोग्राफी करने के लिए दोपहर 3 बजे का वक्त मिला था कि आप 3 बजे जाइए, कर लीजिएगा। लेकिन जो बाहर हंगामा शुरू हुआ, जो चीजें होने लगी, तो करीब 4:40 यानी 1 घंटे 40 मिनट के बाद टीम तो मस्जिद परिसर में एंट्री कर पाई। मतलब एंट्री में ही 1.5 घंटे 1 घंटा 40 मिनट चला गया। पुलिस ने मस्जिद इंतजामिया से भी बात की थी कि अदालत के आदेश का पालन करना होगा और इन आदेशों के पालन से रोका नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जब टीम वहां पहुंची तो नारेबाजी हुई, विरोध हुआ। क्या क्या हुआ, एक बार नारेबाजी के नाम पर वो सुन लीजिए। ऐसे हालात के बीच किसी तरह से सर्वे की टीम मस्जिद परिसर में फिर दाखिल हुई। यूपी पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ समेत सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी और कुल मिलाकर यूपी प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। अभी वीडियोग्राफी के लिए कल का दिन रिजर्व है, यानी वो दिन बचा हुआ है, यानी कल भी वीडियोग्राफी हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या मस्जिद के अंदर भी टीम जाएगी, क्या वो तहखाने तक जाएगी,
या फिर बाहर से ही वीडियोग्राफी तक सीमित रह जाएगी? क्योंकि आज तो अंदर तक जाने नहीं दिया गया, अब कल क्या होगा और अगर विरोध होगा तो पुलिस प्रशासन, योगी सरकार क्या करेगी, यह देखना होगा। क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है और वो कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग करेंगे। एक बार सुन लीजिए वो क्या मांग कर रहे हैं। कोई आदेश नहीं है क्या? इस कार्रवाई में संतुष्ट नहीं। टीम मस्जिद परिसर के अंदर गई थी? नहीं गई थी। बाहर का वीडियोग्राफी। आप आरोप लगाते हैं कि वो पार्टी की तरीके काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप उनको बदलने के लिए कहेंगे? अपना पद देंगे। अब ऐसे में उनकी मांगे आपने सुन ली, लेकिन आज अंदर क्या क्या हुआ इस वीडियोग्राफी और सर्वे के नाम पर, वहां मौजूद थे विष्णु जैन जी, जो कल भी हमारे साथ जुड़े थे, जो हिंदू पक्ष के वकील भी हैं, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु भाई, बहुत स्वागत न्यूज की पाठशाला में आपका। हमारे दर्शकों के लिए पहले बताइए कि अंदर क्या माहौल था और क्या क्या हुआ आज। देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है कि आज इंडिया पूरा देश देख रहा होगा कि किस तरह से कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की जाती है। जो नॉर्मल रूटीन तौर पे उस तथाकथित मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा तादाद में आज वहां पे वो लोग मौजूद थे और एक मॉबोक्रेसी जैसा वातावरण वहां पे उत्पन्न किया गया था। हम लोग जैसे तैसे वहां पे अपनी फर्ज, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए हम लोग वहां पे पहुंचे और उसके बाद जब हम बड़ी मुश्किल से जब परिसर के अंदर पहुंचे तो उसके बाद मुस्लिम पक्षकार के वकील आए। पहले कोर्ट के ऑर्डर में 3 वकीलों की उनकी इजाजत थी, उन्होंने वहीं पे उसको वायलेट किया। 5 लोग उनके आए थे। वहां पे एडवोकेट कमिश्नर ने अपना विरोध दर्ज कराया कि आपकी तरफ से 3 लोगों की अनुमति, आप ज्यादा लोग आए और आप प्लीज बाहर जाइए। तो पहले 1 घंटा उन्होंने कम से कम बाताबाती में वहीं पे समय उन्होंने वेस्ट किया और एडवोकेट कमिश्नर पे आरोप लगा दिया कि आप निष्पक्ष नहीं है, सारी चीजें उन्होंने आरोप लगा दिया। इसके बाद जैसे तैसे कमीशन की कार्रवाई चालू हुई और जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है, जो आप कल अपने चैनल पर दिखा भी रहे थे, उन सारे पोर्शंस की वीडियोग्राफी का काम चालू हो गया। श्रृंगार गौरी और जितने विग्रह देवता है, जिसमें हिंदू सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं, जिसमें एक मंदिर के चिन्ह मिलते हैं, जिसमें प्लिंथ है जो ये दर्शाता है कि कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, उन सारे चीजों की वीडियोग्राफी वेस्टर्न साइड पे हुई। जब 5-5:15 के लगभग एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर जाने के लिए, जो गेट मस्जिद में जाता है, वहां पे जाने के लिए आगे बढ़े तो वहां पे मुस्लिम पक्ष ने अपना, जो उनके वकील साहिबान है, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया कि आप नहीं जा सकते, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। वकील कमिश्नर ने, जो वहां के प्रशासन के अधिकारी हैं, सारे लोगों को बुलाया, सीआरपी के जो कमांडेंट है उनको बुलाया, कोर्ट के ऑर्डर की एक एक लाइन पढ़ के सुनाई और उन्होंने कहा कि मुझे स्पष्ट आदेश है बैरिकेडिंग के अंदर जाने का, मस्जिद परिसर के अंदर जाने का और तहखाना खोलने का, इसलिए आप इसमें कोऑपरेट करिए। मुस्लिम पक्षकारों ने बहुत ज्यादा बीच में बाताबाती की और मैं क्या क्या बातें बोली मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता हूं, पर उनकी तरफ से अल्टीमेट लबोलबाब ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट किया, कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में ऑब्स्ट्रक्ट किया और ये कहा ये तो खसरा नंबर 9130 है ही नहीं, आप यहाँ कैसे आ गए, आप कैसे बता सकते, मतलब जितनी बेफजूल की बातें हो सकती है वो सारी बातें वहां पे की गई और जितना समय जाया कर सकते थे उतना समय जाया किया। उसका कंक्लूजन ये हुआ कि सूर्यास्त हो गया और सूर्यास्त की वजह से वकील कमिश्नर ने प्रशासन को भी बोल दिया, प्रशासन काफी कोऑपरेटिव है और कल उम्मीद है कि 3 बजे हम तथाकथित मस्जिद परिसर के अंदर जाएंगे और सारी वीडियोग्राफी की कार्रवाई चालू की जाएगी। मुझे यह बताइए कि आपने कहा कि जितने लोग नमाज पढ़ने वहां आते थे आज उससे भी ज्यादा आए हुए थे, तो क्या जब वो नमाज पढ़ ली उन लोगों ने, उसके बाद वो लोग चले गए या वो लोग वहीं रुके हुए थे? देखिए, जब नमाज उन्होंने पढ़ ली उसके बाद धीरे धीरे वहां से वो हटते गए, छटते चले गए, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। पर जिस तरह से एक यहाँ पे मैं उस चीज को शायद डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं कि जिस तरह से वो वातावरण यहाँ पे क्रिएट किया गया था, किसी भी सभ्य आदमी का काम उस वातावरण के अंदर नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, कोर्ट का काम है जुडिशियल प्रोसेस और मैं ये आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं, इसमें कोई भी तरह का मॉबोक्रेसी का कोई रोल नहीं है। ये कलम की सारी कार्रवाई है, कोर्ट ने हमें आदेश दिया है और कोर्ट की प्रक्रिया में हम यहाँ पे मौजूद हैं। जो वकील कमिश्नर का ऑर्डर है उसके अनुपालन में हम मौजूद हैं। तो इसको किसी को एक अलग लेवल पे ले जाने की, और जिस तरह से आज मतलब एक महिला वो नमाज पढ़ने लग गई उस दरवाजे के सामने ही, तो ये सारी चीजें की जा रही थी। काफी नारेबाजी हुई है, बहुत ज्यादा नारेबाजी हुई है। मुझे पता नहीं, मैं तो अंदर चला गया था, आपके चैनल ने उसे दिखाया कि नहीं दिखाया है, पर एक भय का माहौल उत्पन्न किया गया। हम लोग जैसे तैसे, क्योंकि आप लोगों की टीम को जो लोग रोक रहे थे वो कितनी थे, संख्या में कितने लोग थे? काफी लोग थे,
काफी लोग थे और मैंने वही बोला कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद था कि हम अपने जितना भी हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम अपने अंदर वहां पे पहुंचे और वहां पे सबने देखा कि किस तरह से एक भय का वातावरण क्रिएट किया गया। और मैं बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो उस दिन जो विष्णु भाई वो कहा गया था यासिन जी की तरफ से कि हम श्रृंगार गौरी के आगे नहीं जाने देंगे, वो आज करके दिखा दिया कि मतलब श्रृंगार गौरी के आगे नहीं जाने दिया प्रशासन को, कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद जो आपने दिखाया। एग्जैक्टली वही किया। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले उन्होंने 1 घंटा बाताबाती में खराब किया, जो 2 एक्स्ट्रा लोग वो लेके आए थे। उसके बाद कमिश्नर साहब, एडवोकेट कमिश्नर साहब बहुत सुलझे हुए दिमाग के व्यक्ति हैं। उन्होंने कमीशन की कार्रवाई स्टार्ट की, सबके सहमति से स्टार्ट की। स्टार्ट होने के बाद जब श्रृंगार गौरी की वेस्टर्न साइड की पूरी वीडियोग्राफी हो गई, उसके प्लिंथ की और जो वहां पे विग्रह देवता मिलते हैं, जैसे ही मस्जिद की तरफ बढ़े 1 घंटा कम से कम 1 आवर उन्होंने वेस्ट किया है वहां पे बाताबाती करके और वहां पे सारी ऑब्जेक्शंस, बेफजूल के ऑब्जेक्शंस करके। आप मुझे बताइए सुशांत जी, जब कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो आप वकील कमिश्नर के सामने ऑब्जेक्शन की कोई प्रक्रिया ही नहीं, सीपीसी आप वहां पे ऑब्जेक्शन कर रहे हो कि हम आपको नहीं जाने देंगे। फिर मेरा प्रश्न ये होगा, जो दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे विष्णु भाई, कि जब इतनी बड़ी तैयारी थी, तैनाती थी, पुलिस की, सीआरपी की, सबकी थी और उनका काम ही था कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कराना, तो कुछ लोगों ने कैसे रोक दिया? उनको हटाना था वहां से फिर? नहीं, वकील कमिश्नर ने वही कहा। वकील कमिश्नर ने पहले पूरा ऑर्डर, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे, बार बार ऑब्जेक्ट कर रहे थे, तो क्लैरिटी के लिए कि किसी के मन में कोई शंका ना रह जाए, वकील कमिश्नर के ऊपर ही आरोप लगा रहे थे कि आप निष्पक्ष नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं निष्पक्ष नहीं हूं, तो आप ये ऑर्डर पढ़ लीजिए। एक एक लाइन के ऑर्डर के जो वहां पे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको पढ़ाया गया, समझाया गया, उनके जो वकील साहब थे, हर एक चीज क्लियर की गई। और ये क्लियर करते करते 6 बज गए और सूर्यास्त का समय हो गया। तो इसलिए प्रशासन ने ये हिदायत दी कि आप इसको कल 3 बजे के टाइम पे आप इसको कोऑपरेट करके हम इसको करेंगे। पर मैं ये बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें अवरोध उत्पन्न करने के लिए की गई और कोर्ट के ऑर्डर में कैसे हिंड्रेंस पैदा किया जाए वो। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आज जितना समझाना था कि ऑर्डर में क्या है, सब तो पढ़ के समझा चुके, अब क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि कल 3 बजे मस्जिद में एंट्री कर लीजिए या अभी फिर कल तमाशा होगा? नहीं, उन्होंने तो लिखित ऑब्जेक्शन दिया है। उन्होंने कहा वकील कमिश्नर को हटाया जाए, ये निष्पक्ष नहीं है और क्या कहते हैं, हम एंट्री होने नहीं देंगे। वो तो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कल भी एंट्री वो नहीं होने देंगे? इनफैक्ट मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आज वॉकआउट के लिए धमकी दी थी उन्होंने कि आपको जो करना करिए, हम तो वॉकआउट कर रहे हैं। तो वॉकआउट कर रहे हैं मतलब क्या हुआ इसका? मतलब हम इस एडवोकेट कमिश्नर की प्रक्रिया में नहीं रहेंगे, हम बाहर जा रहे हैं। तो जाने देते, फिर उनको करने देते वीडियोग्राफी। वकील कमिश्नर ने कहा आपको बाहर जाना है, आप जाइए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ये कोर्ट का ऑर्डर है। फिर वो लोग रुक गए, फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। ये करते करते 6 बज गए। मतलब पूरा समय सिर्फ अननेसेसरी लटकाने, अटकाने, भटकाने की जो उनकी प्रक्रिया है उसमें उन्होंने वेस्ट किया है और काम का काम बहुत कम होने दिया। और अब मुझे इतना बताइए कि इस बात की कितनी उम्मीद है कि कल जो है वो अंदर मस्जिद के अंदर तहखाने वगैरह की वीडियोग्राफी हो पाएगी? कितनी उम्मीद है इसकी? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, वकील कमिश्नर ने आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बहुत क्लैरिफाई कर लिया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने यही कहा है कि जो वकील कमिश्नर का ऑर्डर होगा वो फाइनल है और हमें उसको कंप्लाई करना है। तो वकील कमिश्नर का स्पष्ट व्यू है कि हम बैरिकेडिंग के अंदर और जो तथाकथित तहखाने हैं उसके अंदर जाएंगे, उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्डर है कोर्ट का। मतलब कल कोई कुछ भी करे, अंदर तो एंट्री होगी? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा और जो यहाँ पे मॉबोक्रेसी करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन उसको डील करेगा। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि कल कानून अपना काम करेगा और जो भी प्रक्रिया है ये संपूर्ण की जाएगी, कंप्लीट की जाएगी। और एक आखिरी चीज बताइए विष्णु भाई, आज जो श्रृंगार गौरी के आसपास दिखा है उसका इस केस के रिलेवेंस में या केस के हिसाब से क्या रिलेवेंस है, वो कितना बड़ा सबूत है? सुशांत जी, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैंने अपनी आंखों से आज क्या देखा है। जो कैमरे पे दिखता है और जो वहां पे रियल में दिखता है उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि आप ये बात मानिए कि वहां पे जो, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, वहां पे कोई नया स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया गया। एक प्लिंथ है, ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये इमारत खड़ी करी गई है। और जो वेस्टर्न साइड है, जो ओरिजिनल स्थान था जहां से दरवाजा था, जहां से मंदिर के अंदर जाते थे, वो बड़े स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पूरे हिंदू सभ्यता, हिंदू मंदिर, हिंदू मंडप के चिन्ह मिल रहे हैं, मां श्रृंगार गौरी का विग्रह मिल रहा है। जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे, वो सारी चीजें आज वीडियोग्राफी में रिकॉर्ड की गई हैं और आगे और चिन्ह मिलेंगे, आगे और चिन्ह मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1% की कल नहीं हुई एंट्री,
तो आज वाले जो सबूत हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि सब कुछ साफ दिख रहा है और ये अपने आप में बड़ा सबूत है कि भाई मस्जिद की एक दीवार जो है वो किसी मंदिर की कैसे नजर आ सकती है, तो क्या ये अपने आप में केस के लिहाज से एक बड़ा सबूत होगा? इससे भी केस बहुत मजबूत होगा? बहुत बड़ा सबूत होगा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बात बोली थी कि कोर्ट इसी चीज की जुडिशियल नोटिस लेगा और ये कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। इसकी फोटोग्राफ्स कट के कोर्ट के रिकॉर्ड में जाएंगी, इसका वीडियो कोर्ट के सामने जाएगा, वो वीडियो सारी पार्टी प्ले कर सकती है और इसीलिए ऑर्डर 26 में इसकी व्यवस्था है। राम मंदिर के केस में भी ऐसी तरह की वीडियोग्राफी की कार्रवाई की जा चुकी है। तो मेरा कहने का पर्पस ये है कि ये जो आज की कार्रवाई हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी कॉपी ऑलरेडी जमा की जा चुकी है सील्ड कवर में, जो प्रशासन है उसके पास। ठीक है। तो हर एक दिन की कार्रवाई वहां पे रिकॉर्ड करके प्रशासन को दी जा रही है। विष्णु भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और आपने अंदर क्या क्या हुआ एक एक चीज डिटेल में बताई दर्शकों को। और अब यह उम्मीद की जा रही है कि जो लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं वो कल संविधान से चलेंगे और अंदर वीडियोग्राफी मस्जिद के अंदर, तहखाने के आसपास सब जगह होने देंगे। लेकिन आज भी जो वीडियोग्राफी हुई है वो बड़ी अहम है। जो वकील कह रहे हैं कि श्रृंगार गौरी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर मौजूद हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कहता है। वीडियोग्राफी और सर्वे से पहले ही ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों की भीड़ इस कदर बढ़ गई थी कि वहां पर जगह कम पड़ गई, जो अभी विष्णु जी बता रहे थे। किस तरह से मस्जिद फुल हो गई, पहले वहां के लोगों से सुन लीजिए एक बार। आप लोगों से गुजारिश है कि दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ लीजिए, मस्जिद फुल हो चुकी है। आपको पुलिस नहीं रोक रही है, मैं खुद रोक रहा हूँ। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से मैं खुद रोक रहा हूँ। पुलिस का इसमें कोई दखल नहीं है। अंदर सब लगा चुके सारे लोग सब बंदी करा के मैंने 3 मरतबा कर। नहीं, बिल्कुल नहीं बाबू, गुंजाइश रहती तो अरे तो आप लोग आए मस्जिद नमाजें पढ़ने के लिए आए ना, फुल हो गए इसलिए हम मजबूर हैं। तो आप सुन रहे हैं कि कहना पड़ा लोगों से कि आप दूसरी जगह नमाज पढ़ लीजिए, यहां फुल हो गई। कितने लोग सिर्फ यहीं पढ़ने आ गए, क्यों आ गए, क्या हुआ अंदर, वो आपको बता दिया। अब आज शुक्रवार है, सवाल यह कि हर जुमे को ज्ञानवापी मस्जिद में इतनी भीड़ उमड़ती है क्या, या फिर इसका मकसद कुछ और था? इसे लेकर काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के करीब रहने वाले लोगों ने जो कहा उसको भी सुनिए। कार्रवाई होने जा रही है इसलिए इतनी भीड़ कभी नहीं होती रही। यहाँ तक कि ये लोगों को जो है मंदिर में मस्जिद के अंदर जो है नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा, इसलिए कि मुकदमा चल रहा है। कभी नहीं ऐसा भीड़ होता था, आज बहुत ज्यादा भीड़ है। हम लोग खुद परेशान है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। आज तक कभी इतना भीड़ हम लोग नहीं देखे। ये खाली लग रहा है कि वो 6-7 काज है ना, फोटोग्राफी के लिए लोग रोकने के लिए जा रहे हैं। यानी नमाजियों की जो भीड़ इकट्ठा हुई उसका मकसद तो यही है, लोगों को लग रहा है कि वाराणसी की निचली अदालत की कार्रवाई को किसी तरीके से बाधित किया जा सके। काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब सालों से दुकान चलाने वाले लोगों का दावा है, यहां तक कि इतनी भीड़ तो ईद से पहले अलविदा की नमाज पर भी जमा नहीं हुई थी। ये लोग कह रहे हैं, सुनिए। ऐसा पहले कभी आज तक नहीं हुआ है। अभी इसके पहले ईद का अलविदा नमाज था, इतना भीड़ तब भी नहीं था। आज वीडियोग्राफी को देख के इन्होंने इतने भीड़ लेके आया यहाँ पे, कभी इतना भीड़ नहीं होता था। अब आप सुन रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं, अंदर क्या हुआ वो सुनवा दिया। और ऐसे में प्रश्न यही है कि अंदर क्यों नहीं जा सकती टीम जब अदालत का आदेश है, और क्यों रोकना? बाहर सबूत दिख रहे हैं तो अंदर क्यों नहीं देख लेने देना? क्यों इस मसले को खत्म नहीं होने देना? ये बहुत सारे प्रश्न अब और बड़े होते जा रहे हैं। मस्जिद के बाहर मौजूद लोग भी ये कह रहे थे कि अंदर नहीं जाने देंगे, ये भी हुआ, सुनिए। बाहर सर्वे कर सकते, अंदर नहीं जाने देंगे। आप बोल रहे अंदर जाने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये तो कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन है। होने दीजिए, कोर्ट का तो बहुत सा उल्लंघन है। कोर्ट का उल्लंघन तो बहुत सा है। कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन करेंगे आप? जी, कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन किया जा सकता है। मेरी कमेटी जिसको चाहे को जाने देगी, हर आदमी को नहीं। कमेटी तो ये कह रही है कि कोर्ट की कार्रवाई नहीं होने देंगे। तो बस वही समझिए आप लोग इसको फिर से हवा दे रहे हैं। कोर्ट ने भी कह दिया उसके सब हवा, ये तो सब प्रशासन का, गवर्नमेंट का हवा देना, ना राजनीति का हवा देना है। सर्वे को रोकने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए इसे भी देखिए। आज दोपहर को एक मुस्लिम महिला मंदिर के गेट के सामने नमाज पढ़ने लगी।
फिर उसे वहां से हटाया गया और हिरासत में लिया। मतलब क्या नहीं हुआ है आज वहां पर कि किसी तरीके से चीजें रुक जाएं, वहां माहौल जो है वो कुछ ऐसा हो जाए कि भाई कार्रवाई ना हो सके। हर संभव प्रयास हुआ है, लेकिन फिर भी एक हिस्सा तो वीडियोग्राफी में आ चुका, करीब से आ चुका, और कल प्रशासन कह रहा है कि वो कोर्ट के आदेश का पालन कराएगा। अब देखते हैं कल क्या होगा, उस पर नजर रहेगी, उस पर आपको लगातार जानकारी दूंगा, क्योंकि जब ये ध्यान रखिएगा कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, तब हमने टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको इसके बारे में सबसे विस्तृत तौर पर पाठशाला में बताया था, ताकि आपको एक एक जानकारी मिले। पाठशाला में अब तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी का वो चैप्टर जिसने 3 राज्यों की पुलिस उलझ गई है। ये 3 राज्यों की पुलिस है, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस। जो पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा को दिल्ली से पकड़कर मोहाली ले जा रही थी, उसे पहले तो हरियाणा पुलिस ने रास्ते में कुरुक्षेत्र में रोक लिया, ये रुको, कहां ले जा रहे हो, रुको इधर। फिर दिल्ली पुलिस कुरुक्षेत्र जाकर बग्गा को छुड़ाकर ले आई। मतलब पूरा फिल्मी ड्रामा हुआ, पूरे फिल्मी नाटक चला। पंजाब पुलिस उठा के ले गई, हरियाणा पुलिस ने रोका, रुको, दिल्ली पुलिस आई, बोली उतारो इसको, गाड़ी में बैठाओ, उसको लेके वापस चले गए। यह उस वक्त की तस्वीर है जब तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस की हिरासत से छुड़ाया गया और कुरुक्षेत्र के थानेसर पुलिस स्टेशन से दिल्ली पुलिस की एक टीम तेजिंदर बग्गा को दिल्ली वापस लेकर आ गई। बग्गा ने वहीं पर विक्ट्री साइन भी बना दिया। यह विक्ट्री साइन उन लोगों को चुभ रहा होगा जो तेजिंदर बग्गा को किसी भी तरह से जेल के अंदर देखना चाहते थे, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि गया, बग्गा तो अंदर चले गए, ये बाहर भी आकर विक्ट्री साइन भी बना दी। अब आपको जो ये पूरा कुछ हुआ, इसमें कई सारे प्रश्न पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब पुलिस सबसे पूछे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जो राजनीति हुई उसके बारे में आपको समझना चाहिए, क्योंकि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में चुनावी जीत हासिल की, उन्होंने अपनी राजनीति का गियर फिर से शिफ्ट किया। वो अपनी उसी टकराव वाली राजनीति में आ गए जो उनकी पहचान पहले हुआ करती थी। फिर चूंकि मैंने कहा, आपको बताया था एक बार पाठशाला में कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही मंझे हुए राजनेता हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं, पॉलिटिक्स करते हैं और बहुत सोच समझ के करते हैं, तो उन्होंने गियर शिफ्ट कर दिया पंजाब को जीतते। अब वो जो कर रहे हैं कि क्या सिर्फ, भाई बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजिंदर बग्गा ने ही बोला हो, लेकिन तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी क्यों हुई, इसको लेकर चर्चा यह है कि असल में इस वक्त एंटी मोदी कैंप में जो प्रमुख नेता हैं उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और जो प्रमुख नेता हैं इस वक्त, जो लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बने, उनको टक्कर कौन देगा नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए? तो एक नाम आता है कि ममता बनर्जी वो नाम होंगी जो भाई नरेंद्र मोदी को रोकेंगी, क्योंकि उन्होंने बंगाल में रोक दिया और ममता बनर्जी अपने आप को बताती भी हैं। लेकिन ममता बनर्जी के साथ दिक्कत यह है कि यह बंगाल के बाहर कहीं नहीं है, और इन्होंने प्रयास भी किया हाल के दिनों में, तो वो हो नहीं पाया। तो बंगाल के बाहर का इनका मामला खत्म हो जाता। बंगाल के अंदर पुरजोर तरीके से लड़ी और पूरा माहौल भी बना दिया। भाई बीजेपी की सीट 3 से 77 जरूर हो गई, लेकिन माहौल ये बना क्या है, ये तो सरकार नहीं बना पाया, ममता बनर्जी ने रोक दिया। अब दूसरा नाम जो आता है वो आता है राहुल गांधी का, कि भाई कांग्रेस के बड़े नेता युवराज ये हैं और यही नरेंद्र मोदी को 2024 में रोकेंगे। लेकिन इनकी पार्टी की सबसे कमजोर स्थिति है। तीसरा नाम जो लोगों के जुबान पर आता है वो अखिलेश यादव का, कि भाई अखिलेश यादव जो हैं वो नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं 2024 में, बीजेपी को जीत से रोक सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही दिल्ली की गद्दी का रास्ता होता हुआ जाता है, ये सब कहते हैं। लेकिन ये तो खुद योगी आदित्यनाथ से हार गए, बैकफुट पर हैं, तो नरेंद्र मोदी को हराना तो बहुत दूर की बात हो गई। फिर एक नाम आता है उद्धव ठाकरे का, कि भाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ये कुछ कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। आप सुनते हैं ना, संजय राउत बार बार कहते हैं उद्धव जी यही कुछ करेंगे। लेकिन इनके साथ दिक्कत यह है कि ये महाराष्ट्र के बाहर कहीं नहीं है, तो इनका मामला महाराष्ट्र के बाहर खत्म हो जाता है, 0। फिर एक नाम आता है शरद पवार का, कि शरद पवार क्या नरेंद्र मोदी को रोक देंगे, ये एक और नाम आता है। लेकिन ये भी राजनीति जो है इनकी महाराष्ट्र तक सीमित है।
अब आखिर में जो एक नाम निकल कर आता है, वो व्यक्ति जो अपने एक स्थिति से या एक राज्य कह लीजिए, हालांकि दिल्ली तो राज्य नहीं है, लेकिन जहां उनकी सरकार है उससे बाहर भी थोड़ा थोड़ा फैल रहे हैं जिनकी पार्टी, वो नाम निकल कर आता है अरविंद केजरीवाल का, कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है वो बेहतर स्थिति में हो सकती है नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की, ये वो मान के चल रहे हैं। इनकी पहली बार पंजाब में सरकार बन गई है। अब केजरीवाल चाहते हैं कि एंटी मोदी कैंप में वो लोग जो नरेंद्र मोदी को किसी भी सूरत में देश का प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, वहां इकलौते नेता के तौर पर वो स्थापित हो जाए अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी कैंसिल, उद्धव ठाकरे कैंसिल, अखिलेश यादव कैंसिल, शरद पवार कैंसिल, और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अपना गियर शिफ्ट किया और यह बताया कि भाई देखो, मेरा तो दूसरे राज्यों में भी प्रभाव है, और वो नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को आड़े हाथों लेने से भी नहीं हिचकते कि भाई देखो, तेजिंदर बग्गा जो है उसके खिलाफ केस हुआ, पुलिस आई उसको उठा के ले गई। तेजिंदर बग्गा अगर अरेस्ट हो जाते और आज जिस तरीके से उनको पुलिस ले जा रही थी, तो इसका एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज चला जाता एंटी मोदी कैंप कि केजरीवाल ने वो किया जो ममता बनर्जी भी नहीं कर पा रही, और इनका तो देश के दूसरे हिस्सों, वो गुजरात में भी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह हुई कि अरविंद केजरीवाल का यह सियासी दांव चल नहीं पाया और दो बातें हुई। पहली बात तो यह है कि जिस तरह से पंजाब पुलिस बग्गा को उनके घर से खींच कर ले गई, जिस तरह से बग्गा के परिवार वालों ने पंजाब पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए, उससे केजरीवाल को दिल्ली में जो उनका अपना कोर वोट बैंक है, जिसमें सिख वोट भी है, उसको नुकसान होने की आशंका है। क्योंकि तेजिंदर बग्गा के पिता ने आरोप लगाया कि भाई इनको पगड़ी भी नहीं पहनने दी, इनको ढंग से तैयार भी नहीं होने दिया, फिर उन्होंने कहा कि मुझे मारा भी, मुझे पंच भी किया। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रास्ते में रोका और उसके बाद जिस तरह से दिल्ली पुलिस बग्गा को छुड़ा कर ले आई, उससे यह मैसेज गया कि बीजेपी भी अपने काडर के साथ खड़ी है। तेजिंदर बग्गा कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है, लेकिन पार्टी उनके साथ डटकर खड़ी हो गई, पूरी ताकत से खड़ी हो गई। इससे दिल्ली में बीजेपी को संभवतः फायदा मिल सकता है। उनका जो काडर ये मानकर बैठा था कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को टक्कर नहीं दी जा सकती, उसको अचानक से राजनीतिक तौर पर बूस्ट मिलेगा कि भाई यहां देखो, लड़ाई लड़ी जा रही है, बीजेपी वर्सेस आप हो रहा है और हमारा आला कमान हमारे साथ खड़ा है, हमारे एक नेता के साथ खड़ा हो गया, देखो कैसे उसको लेकर आए। गलत हो रहा था। अब इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊं, उससे पहले आप तेजिंदर बग्गा के पिता को सुनिए कि कैसे पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली में उनके घर से उठाकर ले गई। उन्होंने दावा किया कि बग्गा को पगड़ी भी नहीं पहनने दी, पिता से मोबाइल छीन लिया, पुलिस वालों ने मोबाइल छीना, मुंह पर पंच मारा, गला दबाकर जमीन पर बैठा दिया और बग्गा को घसीटते हुए लेकर चले गए। ये बग्गा के पिता जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं। बग्गा ये कहते रहे कि उन्हें कम से कम सिर पर कपड़ा बांध लेने दिया जाए, लेकिन पंजाब पुलिस ने यह भी मौका नहीं दिया। ये तेजिंदर बग्गा के पिता आरोप लगा रहे हैं, सुनिए एक बार। किडनैपर आए थे घर में, उसको जबरदस्ती घसीट के ले गए, सर पे कपड़ा पगड़ी नहीं लेने दिया। मैंने जब मोबाइल उठाया तो उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे मुंह पे मारा, मेरे गले को दबा के मेरे को नीचे बिठा दिया। मैंने कंप्लेन की है, FIR हुई है और मेरा मेडिकल भी हुआ है। मेडिकल में मुझे को जो चोटें आई हैं वो भी दिखाई गई हैं। वो सारी आपको ये पुलिस दिखा सकती है। आपने कंप्लेन में क्या बोला था, बताइए। भाई मेरे घर में गुंडे आए, मेरे बच्चे को घसीट के ले गए, मेरा बच्चा चिल्लाता रहा। मेरे बच्चे ने कहा मेरे को सर पे कपड़ा कम से कम बांध लेने दो, उन्होंने उसका मौका नहीं दिया और घसीट के बाहर ले गए। बाहर में निकला तो कम से कम 15 गाड़ियां थी। अरे बोलिए पूरी बात बताइए, क्या हुआ, फिर क्या हुआ? सारे नियमों को फॉलो किया है। क्या किया नियमों को? क्या मैंने घर में घुस के घसीट कर ले जाना, ये नियम में किस नियम में बताइए? उनका कहना है जब जो हुआ पगड़ी नहीं पहनने दी तेजिंदर, पगड़ी नहीं पहनने दी। हम सिख परिवार से आते हैं, सर पे कपड़ा रखे बिना घर के बाहर नहीं जाते। वो घसीट के बाहर ले गए, वो चिल्लाता रहा मेरे को सर पे कपड़ा रख लेने दो, बांध लेने दो, उन्होंने एक नहीं सुनी। और बाद में आपने देखा होगा उसने पगड़ पहना रखा है। तेजिंदर की जितनी फोटो में देख लो वैसी पगड़ी तेजिंदर की नहीं है कोई भी। आगे आपका अगला कदम, अच्छा बग्गा साहब एक बार, अगला कदम ये है कि केजरीवाल को चैलेंज है मेरा
कि अभी पार्टी शुरू हुई है। अब तजेंद्र था, अब तजेंद्र का बाप भी आएगा। भारत माता की जय। इतना ही नहीं, बग्गा के पिताजी ने दिल्ली के जनकपुरी थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है कि कुछ हथियारबंद लोग उनके घर में घुसकर उनके बेटे को उठाकर ले गए। मैंने बग्गा की माताजी से भी बात की। तेजिंदर बग्गा की माताजी ने जो बताया, हालांकि वो उस वक्त घर में नहीं थी, वो बिहार में थी, लेकिन उनको पिताजी ने फोन करके जो जानकारी दी और जो हुआ उस पर उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। कंवलजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। जी माताजी, एक तो अभी आपका बेटा वापस आ रहा है या आ गया है रास्ते में, उसको लेकर क्या जानकारी है? बात हुई है तेजिंदर से? जी मेरी बात नहीं हुई अभी। अच्छा, और आपको ये जानकारी तो है कि वो वापस आ रहा है? जी ठीक है। आज सुबह क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा बताएंगी दर्शकों को, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? जी, एक्चुअल मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं बिहार में आई हुई हूँ और मुझे सुबह फोन आया कि करीब 7 के आसपास नियर अबाउट कुछ आए हैं सिविल कोर्ट में हमारे घर में। उन्होंने तजिंदर को घसीट के लेके गए हैं। उसने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि मुझे पगड़ी पहन लेने दीजिए, वो भी नहीं उन्होंने पहनने दी। ठीक है, और उसके बाद उसके पापा ने वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि वीडियो बना के मुझे कंसल्ट करे कि भाई क्या हुआ है घर में, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि मैं घर मौजूद थी और वो अकेले थे। उन्होंने तजिंदर के पापा के मुंह पे पंच किया, मारा, और उसके बाद उनसे फोन भी छीन लिया ताकि वो कुछ भी करे वो उनकी वीडियो बना के बाहर तक ना जा पाए, उनकी हर गुंडागर्दी छिप जाए। ठीक है, तो आज उनका फिर मुझे फोन आया कि इस तरीके से तजिंदर को ले गए हैं। बाकी टीवी के माध्यम से मुझे पता चला, लेकिन कुछ चीजें मुझे ये पता लग रही हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गुंडे हैं, ये है वो है। ठीक है, बीजेपी वाले गुंडे हैं। केजरीवाल तो प्रधानमंत्री जी को भी कुछ अपशब्द कहने में 1 मिनट नहीं लगाता, वो तो बहुत सभ्य है। अपनी आर्मी पे सवाल उठाते हैं, वो भी बहुत सभ्य है। ताहिर हुसैन को बचाते हैं जिनके घर में दिल्ली दंगे के पत्थर और बम वगैरह पकड़े गए, वो भी बहुत सभ्य है। हर बात तो उनकी सभ्यता की होती है ना। और जो आरटीआई के माध्यम से उनकी पोल खोलता है वो गुंडा है, बदमाश है। यही उनकी कहानी है ना माताजी। जब बिना किसी इंफॉर्मेशन। ठीक है माताजी, जब आपको एकदम से फोन आया होगा क्योंकि आप वहां नहीं थी उस वक्त, जो तेजिंदर के पिताजी थे उन्होंने फोन किया था आपको? जी, उन्होंने फोन किया था। उनके पास दूसरा फोन था जो अंदर पड़ा हुआ था। इनके पास एक बिजनेस का हमारा फोन है जिससे वो हमेशा बात करते रहते हैं पार्टी का, तो वो फोन था उनके पास। तो उससे ही उन्होंने जैसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करी कि किस तरीके से घसीट रहे हैं, उन्होंने तजिंदर के पापा को मारा और उसके बाद से उनका फोन भी छीन के ले गए। अच्छा, जब वो बता रहे थे उस वक्त क्या वो भावुक थे? आपने पहली बार जब सुना कि बेटा अरेस्ट हो गया है उस वक्त आप भावुक हुई? क्या वो हुआ उस वक्त? मैं तो बाहर थी ना, मुझे तो पता नहीं ना, मैं तो यहाँ पे हूँ। हाँ, तो जब सुना आपने तब आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि आपने भी एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा कि इसलिए फोन आया होगा। माँ का रिएक्शन क्या होगा ये आप समझ सकते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं होती, वो माँ का रिएक्शन होता है। लेकिन मैंने ये तो देखा था, ये तो मेरे दिल में विश्वास था कि सच्चाई की जीत होती है और होकर रहेगी। झूठ जो है केजरीवाल हमेशा बोलता आया है। आरटीआई में भी देख लीजिए, हर झूठ का उसका पर्दाफाश होता है कि क्या उसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, क्या उसने हॉस्पिटलों के हालात ठीक किए हैं। आप कोविड में भी देख लीजिए, जब ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की इन लोगों को परमिशन मिली थी तो एक भी प्लांट नहीं मिला था, लोग कैसे मर रहे थे। और आज स्कूलों के 2-4 कमरे ठीक करवा के और उसकी वीडियो बना के पूरे देश में वो दिखाते जा रहे हैं। कंवल जी ये बताइए, उस तेजिंदर के जो पिताजी हैं उनको कितना मारा गया, उनको कितनी चोट आई है, अभी वो कैसे हैं? उनको मुंह पे पंच मारा गया और उनसे फोन छीना गया। और बाकी अभी मुझे कोई ज्यादा बात हो नहीं पा रही उनसे भी, क्योंकि वो भी जनकपुरी थाने में ही हैं और वो वहीं पे हैं, उनसे बात हो नहीं पा रही फोन पे। अच्छा, जो तेजिंदर ने कहा था, आपने भी सुना होगा, कहा जा रहा है कि उन्होंने केजरीवाल को मारने की धमकी दी थी। आपको नहीं लगता उन पर मामला बनता है? उन्होंने कोई मारने की धमकी नहीं दी। अगर
कश्मीर फाइल के ऊपर वो हंस रहे हैं, तो अगर इन्होंने कहा है कि आप किसी के खून पे हंस रहे हो, 1947 के बाद का ये सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है कश्मीर का, उस पे आप हंस रहे हो, तो आप उस पे माफी मांगो। और अगर जब तक आप माफी नहीं मांगोगे हमारे प्रदर्शन होते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको चैन से जीने नहीं दिया जाएगा, चैन से जीने नहीं देगा। तो क्या ये मारने की धमकी है? ये मैं आपसे और पूरे देश से जानना चाहती हूँ, क्या ये मारने की धमकी है, जान से मारने की? ऐसे तो आम आदमी हर बंदे को कह देता है तू मेरा ये काम नहीं करेगा तो मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा, तो उसको उस पे लगा दो कि मैं मुझे जान से मारने की धमकी दे दिया। तो फिर मुझे बताइए, पॉलिटिक्स में तो ये सब होता है, ऐसी बयानबाजी होती है, आपके बेटे को ही क्यों अरेस्ट किया पंजाब पुलिस ने? क्योंकि वो आरटीआई के माध्यम से इसकी सारी पोल खोल रहा था और रोज इस बात का वो सवाल पूछ रहा था कि आपने कहा था बरगाड़ी कांड का 24 घंटे के अंदर मैं अपराधियों को जेल में करूंगा, तो वो रोज पूछता था कि आज इतने दिन हो गए, आपने अभी तक क्या किया इस मामले में? दूसरा दिन होता, फिर 2 दिन, 4 दिन, हर रोज वो सवाल पूछता था और वो सवालों से डर गए, इसलिए उन्होंने ये काम किया। माता जी, एक आखिरी बात बताइए, अब तेजिंदर बग्गा वापस आ जाएंगे, आप उनको क्या कहेंगी कि ऐसे बयानों से बचें या ऐसे ही अपना काम करते रहें? मैं हमेशा कहती हूं कि कानून के दायरे में हम रहते हैं और कानून के दायरे में ही जो बोला गया है सो बोला गया है, कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया। झूठ अगर केजरीवाल बोल रहा है तो वो अपना आईना देख रहा है कि लोगों को वो झूठा बोल रहा है, क्योंकि हर एक को आईने में अपना ही चेहरा नजर आता है। कमलजीत जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। जी धन्यवाद। देखिए, बीजेपी पर बंगाल में आरोप लगते रहे कि वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक हिंसा के बावजूद कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ, लेकिन तेजिंदर बग्गा के मामले में जिस तरह से दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस बग्गा के साथ खड़ी हुई और जिस तरह से पंजाब पुलिस को बग्गा के लिए को ले जाना मुश्किल हुआ, उससे दिल्ली में बीजेपी काडर का मनोबल बहुत बढ़ा, क्योंकि बहुत बड़ा स्पष्ट मैसेज चला गया कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता और नेता के साथ खड़ी होती है, उसके साथ गलत नहीं होने देती। दिल्ली के मामले में बग्गा को पंजाब पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के बाद दिल्ली के में बीजेपी की कार्यकर्ता जोश में, और इसकी तस्वीर देखी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने बीजेपी ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीरें हैं ये। अब अगर कानूनी बात करें तो तेजिंदर सिंह बग्गा के मामले में खुद पंजाब पुलिस को हाईकोर्ट की कई बार फटकार लग चुकी है। 7 अप्रैल 2022 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी थी और पंजाब पुलिस को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने पुलिस से पूछा था कि इस केस में जांच क्यों रोकी न जाए। फिर 8 अप्रैल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस को सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कार्रवाई से पहले नोटिस देना चाहिए। पंजाब पुलिस ने कोर्ट के सामने सबूत रखने के लिए समय मांगा था। इस तरह से मामलों में जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा था कि अपराध के जिन मामलों में अधिकतम 7 साल से ज्यादा की कैद की सजा है, उन्हें जघन्य मामले नहीं बल्कि गंभीर मामले ही मानने चाहिए जिसमें 7 साल से कम की सजा है। नवंबर 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा था कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन अपराधों में 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं है, उन मामलों में आरोपी को रूटीन मैनर में अरेस्ट न किया जाए। यही बात पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को याद दिलाई थी कि आपने जो तेजिंदर बग्गा पर धाराएं लगाई हैं वो 7 साल से ज्यादा की सजा वाली नहीं है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि भाई आप सीधे गिरफ्तारी ना कर लें बल्कि रेयर केस में गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी पंजाब पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंची। बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो क्या है और उनमें सजा क्या है वो देख लीजिए। बग्गा के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई, बग्गा पर जो धाराएं हैं वो धाराएं कौन सी लगाई गई? एक लगाई गई 153A 153A लगाई गई। ये क्या है भाई? धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। इसमें अधिकतम सजा कितनी है? मैक्स जो सजा है वो 5 साल, इससे ज्यादा सजा नहीं हो सकती और जुर्माना लग सकता है। 5 साल की सजा। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी धारा लगी है वो धारा लगी है 505,
यह धारा क्या है? बयान, अफवाह या रिपोर्ट प्रकाशित या प्रसारित करना। इसमें भी जो मैक्सिमम सजा है वो 5 साल की सजा है और जुर्माना है। धारा 506 लगाई गई है तेजिंदर बग्गा के ऊपर। यह है आपराधिक धमकी की। इसमें अधिकतम सजा कितनी है? 2 साल की सजा हो सकती है तेजिंदर बग्गा को अगर मामला प्रूव हो जाए, या जुर्माना हो लग सकता है, या दोनों हो सकता है। अब ये तीनों धाराएं जो तेजिंदर बग्गा पे लगाई गई हैं, इन तीनों में आप देखिए 5 साल, 5 साल, 2 साल, यानी 7 साल से कम का मामला है। और सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश का हवाला दिया जा रहा है कि भाई जब 7 साल से कम की सजा का वाली धाराएं लगाई गई हो तो रेयर केस में गिरफ्तारी होनी चाहिए। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कुछ कहा आज तेजिंदर बग्गा को लेकर। उन्होंने कहा कि बग्गा अलग पार्टी से हैं, उनसे विचारधारा का अंतर हो सकता है, लेकिन राजनीतिक बदले की कार्रवाई से पंजाब पुलिस की छवि खराब हो रही है। तो ये पूरा मामला जो है बड़ा होता चला गया और बीजेपी के नेता का मामला होने के बावजूद सारी जगहों से सपोर्ट जो है वो तेजिंदर बग्गा के साथ आकर खड़ा हो गया। आज दिल्ली में तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर बात हो रही है, लेकिन इसी बीच आपको यह भी जानना चाहिए कि एक बड़ी खबर दबी रह गई और वो बड़ी खबर आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। यह खबर 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी है, जिसमें लोअर कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और दंगा भड़काने की धाराओं समेत अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए। इसमें कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आरोपी ताहिर हुसैन केवल एक साजिशकर्ता नहीं था, बल्कि एक एक्टिव दंगाई था। वो दंगों में मूक दर्शक नहीं था, वो दंगों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। ताहिर हुसैन वो दूसरे समुदाय से आने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए लोग इकट्ठा कर रहा था और उन्हें भड़का रहा था। ये आज कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा। और ऐसे में वो लोग जो कहते थे कि ताहिर हुसैन पर इसलिए कार्रवाई हुई क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, ताहिर हुसैन पर इसलिए कार्रवाई हुई क्योंकि वो मुसलमान था, आज वो कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन पर क्या कहेंगे, जिसमें कोर्ट कह रहा है कि जो चीजें दिख रही हैं उसके हिसाब से वो सिर्फ साजिश करता नहीं, वो एक्टिव दंगाई था। कोर्ट ने गवाहों का उल्लेख करते हुए लिखा कि ताहिर हुसैन मुस्लिम दंगाई का नेतृत्व कर रहा था और उन्हें भड़का रहा था, जिससे वो काफिरों को सबक सिखा सके। इसके भड़काने के बाद दंगाई और हिंसक हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। यानी ताहिर हुसैन का किरदार क्या था वो आज कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में स्पष्ट किया। लेकिन ताहिर हुसैन का किरदार तो पता चल गया, उसको गिरफ्तारी के बाद से डिफेंड करने वालों का किरदार भी आज आपको समझ में आना चाहिए इस टिप्पणी के बाद। पाठशाला में अब जम्मू कश्मीर पर स्पेशल क्लास। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर भी कर लिया है। आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों में बड़ा बदलाव किया गया है। परिसीमन आयोग की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई हैं और उनके साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त शामिल हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। चुनाव नहीं होने के पीछे परिसीमन का कारण भी बताया जा रहा था। अब परिसीमन पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और जम्मू कश्मीर में फिलहाल विधानसभा की 83 सीटें, जिनमें 37 सीटें जम्मू में हैं और 46 सीट कश्मीर में आती है। परिसीमन के बाद विधानसभा में 90 सीट हो जाएगी और इनमें 43 सीट जम्मू में आ जाएगी और 47 सीट कश्मीर में आएगी। यानी लगभग जम्मू और कश्मीर का जो प्रतिनिधित्व है वो बराबर का हो जाएगा। इस बदलाव से जम्मू को राजनीतिक न्याय मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब तक जम्मू को सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जम्मू के साथ इस अन्याय पर हमेशा सवाल उठते रहे कि राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ कश्मीरी ही क्यों बने, मतलब कश्मीर के रीजन से आने वाले। जम्मू से राज्य का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ मुसलमान ही क्यों बने? राज्य में कोई हिंदू सीएम क्यों नहीं बन सकता? हमेशा राजनीति में कश्मीर घाटी का दबदबा क्यों रहे? जम्मू को क्यों सही प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता?
ये तमाम सवाल हमेशा से उठते रहे और अब कहा जा रहा है कि इस परिसीमन के बाद, सीटों के सही अनुपात में बंटवारे के बाद अब यह संभव हो पाएगा कि जम्मू कश्मीर कोई हिंदू मुख्यमंत्री भी देखे। पब्लिक किसको चुने ये उन पर निर्भर करता है कि भाई मुसलमान को भी चुन ले, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है, लेकिन अब कम से कम हिंदू भी बन सकता है, इसका एक विकल्प ऑप्शन मौजूद होगा। जम्मू की हमेशा से मांग रही है कि उनके साथ सियासी भेदभाव को परिसीमन से ठीक किया जाए, क्योंकि कश्मीर में ऐसी कई सीटें हैं जिनका एरिया 100 से 150 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जम्मू में कई ऐसी सीटें हैं जिनका एरिया 800 से 900 वर्ग किलोमीटर का है। तो मतलब बड़ी आबादी वहां रहती है। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट भी आपको दिखा देता हूं, क्यों लोगों के मन में यह प्रश्न है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, आपको पता चल जाएगा। सारे मुख्यमंत्री मुसलमान हैं और सिर्फ गुलाम नबी आजाद को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री कश्मीर घाटी से रहे। जैसे गुलाम मोहम्मद सादिक 1965 से 1967 तक मुख्यमंत्री रहे, सैयद मीर कासिम 1971 से 1975, शेख अब्दुल्ला 1975 से 1982, फारूक अब्दुल्ला 1982 से 84, गुलाम मोहम्मद शाह 84 से 86, फिर फारूक अब्दुल्ला 86 से 90, फिर फारूक अब्दुल्ला 96 से 2002, मुफ्ती मोहम्मद सईद 2002 से 2005, गुलाम नबी आजाद 2005 से 2008, उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015, मुफ्ती मोहम्मद सईद 2015 से 2016 और फिर महबूबा मुफ्ती 2016 से 2018। एक भी हिंदू मुख्यमंत्री यहां पर। लेकिन जम्मू कश्मीर में यह स्थिति कैसे बदल जाएगी, कैसे जम्मू से भी सीएम बन सकता है, इसे भी आपको समझा देता हूं। परिसीमन के बाद क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में जो JNK है वहां पर की विधानसभा में कुल सीट कितनी हो जाएगी? कुल सीट हो जाएगी 90 और बहुमत का आंकड़ा कितना हो जाएगा? इस वक्त बहुमत के लिए आपको चाहिए होगी 46 सीट। जम्मू से पहले कितनी होती थी? पहले आपको बताया था 37 सीट होती थी। 37 सीट ये पहले होती थी, अब ये बढ़कर कितनी हो जाएगी? 43 हो जाएगी। ये अब हो जाएगा परिसीमन के बाद। 2014 का विधानसभा चुनाव अगर आप देखिएगा तो जम्मू का इलाका जो है जहां पर 37 सीट है, वहां बीजेपी को 25 सीट आई थी, कांग्रेस को 5, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3, पीडीपी को 3 और अन्य को 1। कश्मीर घाटी जहां पर कश्मीर में अगर आप देखिएगा यहां पर कितनी सीट है? यहां 46 सीट है। यहां पर पीडीपी को 25 सीट आई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12, कांग्रेस को 4 और अन्य को 5। यानी कश्मीर घाटी में एक तरफा एक पार्टी को जीत नहीं मिलती, लेकिन जम्मू में एक तरफा बीजेपी की जीत हुई है। ऐसी स्थिति में परिसीमन के बाद जब जम्मू की सीटें बढ़ेंगी और कश्मीर घाटी का दबदबा कम होगा और बीजेपी अगर जम्मू में बड़ी संख्या में सीटें ला पाती है तो बीजेपी के बिना अब जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बन पाएगी। इससे जम्मू से सीएम और हिंदू सीएम का भी रास्ता बन पाएगा कि कोई वैसा भी बन पाए। पब्लिक जिसको चाहे उसको चुन ले, उसमें फर्क नहीं है, लेकिन कम से कम उनके लिए भी रास्ता होगा। अभी तक तो वो रास्ता ही नहीं होता था। बीजेपी ने अपनी रणनीति में उन जिलों में जोर लगाया है जहां पर परिसीमन के बाद सीटें बढ़ रही हैं। इसका एक उदाहरण जम्मू का डोडा जिला है। डोडा में 6 विधानसभा सीटें अब बढ़कर 8 हो जाएंगी। 2014 में बीजेपी ने डोडा की 6 में से 4 सीट जीती थी। इस जिले में मुस्लिम, गुर्जर और पहाड़ी वोटर प्रभावी हैं। बीजेपी ने यहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभावी नेताओं को जोड़ा। गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुबशिर आजाद बीजेपी में आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी में आ गए। इन दोनों के काफी समर्थक वोटर डोडा में हैं, जिनसे बीजेपी को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन रोकने के लिए पहले की सरकारों ने कई तरह के हथकंडे अपनाए। जम्मू कश्मीर में 1995 में आखिरी बार परिसीमन हुआ था, 1995, और वो भी 1981 की जनसंख्या के आधार पर। उसके बाद 2002 में जम्मू कश्मीर में परिसीमन होना था, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने परिसीमन पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी। इसके लिए फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 और जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 47(3) में संशोधन तक कर दिया कि 2026 तक परिसीमन होगा ही नहीं।
फारूक अब्दुल्ला इस फैसले से जम्मू के मुकाबले कश्मीर को ताकतवर बनाए रखना चाहते थे। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के रिमूवल के साथ उसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अलग संविधान का अस्तित्व खत्म हो गया और उसके बाद मोदी सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। यह सिर्फ किसी एक पार्टी के मजबूत होने का मामला नहीं है या किसी के कमजोर होने का मामला नहीं, यह लोकतंत्र के मजबूत होने की बात है, क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी आबादी है, जितना बड़ा क्षेत्र है, उसके हिसाब से सीटें वहां होनी चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और यह जब देश में होता है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ना हो, यह कैसे हो सकता है? परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में दूसरे क्या बड़े बदलाव होंगे, इसे भी समझ लीजिए। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रखने की सिफारिश की गई। इनमें 1 सीट महिला के लिए रिजर्व होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए 1 सीट की सिफारिश है। पहली बार एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित होंगी। इनमें से 6 जम्मू में होंगी, 3 कश्मीर में होंगी। एससी कैटेगरी के लिए 7 सीटें आरक्षित रहेंगी। तो यह बड़ा बदलाव है किसी भी राज्य के लिहाज से और वहां की पूरी राजनीति के लिहाज से, और उनका प्रतिनिधित्व हो पाएगा। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें और इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में भी परिवर्तन किया गया है। पहले जम्मू में 2 लोकसभा सीट होती थी, कश्मीर में 3 होती थी। अब जम्मू और कश्मीर में 2.5 लोकसभा सीटें होंगी। अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में राजौरी और पुंछ जोड़े गए हैं। उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से रियासी जिले को निकालकर जम्मू में जोड़ा गया है। अब हर लोकसभा क्षेत्र में 18 विधानसभा क्षेत्र आएंगे। परिसीमन के बाद होने वाले बदलावों से जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेताओं को भी परेशानी होगी, क्योंकि इन नेताओं की पारंपरिक सीटों का स्वरूप बदल जाएगा। उमर अब्दुल्ला की सीट सोनवार का अस्तित्व ही खत्म हो गया। सोनवार सीट अब लाल चौक विधानसभा का हिस्सा बन गई है। महबूबा मुफ्ती की सीट गांदरबल और वाची का भी अस्तित्व खत्म हो गया। फारूक अब्दुल्ला भी गांदरबल से चुनाव लड़ते थे, अब नई सीट खोजनी पड़ेगी। गुलाम नबी आजाद भद्रवाह से चुनाव लड़ते थे, यह सीट खत्म हो गई। बीजेपी के निर्मल सिंह की सीट बिलावर का स्वरूप भी बदल गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी की सीट अमीरा कदल भी खत्म हो गई। इन सभी नेताओं को अब अपने लिए नए विधानसभा क्षेत्र चुनने होंगे। इसलिए उमर अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। परिसीमन पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने कहा है कि पीडीपी ने पहले दिन से ही परिसीमन प्रक्रिया को 5 अगस्त 2019 को शुरू की गई प्रक्रिया के विस्तार के रूप में देखा है, ताकि एक विशेष समुदाय और एक क्षेत्र के लोगों को शक्तिहीन किया जा सके। अंतिम मसौदे ने हमारे डर को फिर से सही साबित कर दिया। आपका डर आपकी सियासत से जुड़ा है, इसलिए आपको ठीक लग रहा है। जनता के हिसाब से सोचिएगा तो सबका प्रतिनिधित्व होगा, यह उन्हें ठीक लग रहा है। झारखंड वो राज्य है जहां मुख्यमंत्री खुद अपने ही नाम पर खनन पट्टा आवंटित करवा लेते हैं। झारखंड वो राज्य है जिस पर 90,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी है। उसी झारखंड की एक आईएएस अधिकारी और उनके करीबियों के घर से छापे के दौरान 17 करोड़ रुपए कैश मिला है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज रांची में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े 20 करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान पूजा सिंघल के एक करीबी के घर से 17 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। छापे के दौरान इतना कैश मिला जिसे गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन गर्म हो गई। नोटों की गर्मी आपने सुनी होगी, वो गर्मी कैसे मशीन को गर्म कर गई वो आज लोगों को दिखा। प्रवर्तन निदेशालय ने खूंटी जिले में 18 करोड़ रुपए के मनरेगा फंड के घोटाले के संबंध में छापेमारी की। पूजा सिंघल के पास फिलहाल उद्योग सचिव और खान सचिव का प्रभार है। इसके अलावा पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम यानी JSMDC की चेयरमैन भी। बीजेपी ने पूजा सिंघल पर आरोप लगाए हैं कि पूजा सिंघल ने ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई और विधायक बसंत सोरेन को कौड़ियों के भाव पर खान आवंटित किया था। और इतने नोट हैं कि इस पर तो आदमी गद्दा बनाकर सो भी सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो देश को खोखला कर रहे हैं उनकी नींद उड़ रही है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।